हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस। तो बच्चों, कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। कैपेसिटी इज कैपेसिटेंस इज कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। नाउ अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है, सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इससे हम इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर रहे हैं, तो इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज क्या होगा? पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा इस कंडक्टर का। मानते हो? इस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो इसको और चार्ज देना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना चार्ज बढ़ता जाएगा उतना इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और चार्ज देना अब मुश्किल हो गया है। तो दिस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देंगे C, वेयर C इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। और किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना हो तो क्या करें? इस रिलेशन से Q बाई V। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज होल्ड बाय द कंडक्टर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब हमारे पास सबसे पहले आता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कि एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कैसे फाइंड करें। तो बच्चों, एक कंडक्टर ले लेते हैं जिसका रेडियस r है और सपोज उसके ऊपर चार्ज है Q। तो ड्यू टू चार्ज Q इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर। तो जिसे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये पोटेंशियल आ गया इसका। अब कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस होती है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये पोटेंशियल आ गया, इसको चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो चार्ज और चार्ज कैंसल। तो हमारे पास कैपेसिटी क्या आ गई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये है पहला रिलेशन, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। याद रहे ये स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी है। क्लियर है? अब बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। उससे पहले हम कैपेसिटेंस के बारे में और पढ़ लेते हैं। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं फैरेड। कैपेसिटेंस के यूनिट्स क्या होते हैं? फैरेड, F। इसको डिनोट करते हैं हम F से। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर और कंडक्टर में फर्क है। कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर। जैसे हमने एक ये कंडक्टर ले लिया और एक और कंडक्टर ले लिया।
दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। अब इस कंडक्टर पे जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते रहेंगे, ये चार्ज कैरी कर रहा है, इसके साथ वाले कंडक्टर के पास ड्यू टू पोलराइजेशन इसका नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा। इसको जब मैं अर्थ कर दूंगा, ये अर्थिंग कर दी, तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी और ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। अब इस प्लेट, नेगेटिव प्लेट के आने के कारण इस पॉजिटिव का जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड। और अगर पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, ये देखो यहां पर पोटेंशियल कहां है, डिनोमिनेटर में। अगर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा इसका मतलब कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो कैपेसिटर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स। ये जब अकेला था तो इसका पोटेंशियल राइज हो गया, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने दूसरी प्लेट लगा दी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लेट्स और कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर्स। क्लियर है? अब बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, जो कैपेसिटर होते हैं उनको हम तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज पैरेलल प्लेट, सेकंड वन इज स्फेरिकल कैपेसिटर, थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। ठीक है जी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं, इनमें ये दो प्लेट्स होती हैं पैरेलल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों के बीच में सेपरेशन होती है डी। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, एक और दो, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट्स होती हैं जिसमें से एक को हम अर्थ कर देते हैं। तो ये फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव कर दी और दूसरी नेगेटिव हो गई। सिलेंड्रिकल में क्या होगा, दो कोएक्सियल सिलेंडर्स होते हैं हमारे पास कुछ ऐसे, ये लीजिए। तो ये बन गया हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमें निकालनी है कैपेसिटी विद मीडियम, विद एयर एंड विद मेटल स्लैब। तो सबसे पहले हमें पूछते हैं एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, इसके बारे में लिख देंगे। इसका एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डी, चार्ज क्यू। तो अगर इसका चार्ज क्यू है तो इसका मतलब इसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि पिछले लेक्चर में किया था, प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव की इस तरफ जाएगी और नेगेटिव की भी इस तरफ ही जाएगी। तो इस बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट as E is equal to this. This implies sigma upon epsilon naught is equal to potential difference upon D, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो कितना है D, तो इसको मैंने D डाल दिया। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ capacity is equal to capacity is equal to charge upon potential difference, तो इट्स मीन capacity is equal to Q upon sigma D by epsilon naught। और इसको मैं आगे कैसे सॉल्व कर सकता हूं, Q epsilon naught सिग्मा इज Q by A D, क्लियर है। सिग्मा D एप्सिलॉन नॉट घूम के ऊपर चल गया, Q से Q कट गया, तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, क्लियर है। सबसे पहले एरिया डिस्टेंस कितना है इनके बीच में वो हमने लिख दिया। उसके बाद क्योंकि चार्ज इस पे Q है, इस पे भी Q है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद पोटेंशियल इस रिलेशन से फाइंड कर लिया, और पोटेंशियल के बाद तो हम कैपेसिटी निकाल ही सकते हैं। लो जी, क्लियर है। अब बच्चों नेक्स्ट एक्सप्रेशन है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो जगह है जहां सेपरेशन है D, वहां हमने T थिकनेस की एक मेटल प्लेट डाल दी, तो इसका असर क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। देखो बच्चों, अब फिर से वही है कि इनका प्लेट्स का एरिया A है, सेपरेशन D है, प्लेट्स पे चार्ज है Q, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी हो जाएगी Q बाय A। अब बच्चों इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो मेटल स्लैब है वो ड्यू टू पोलराइजेशन यहां पर नेगेटिव ले आएगा, क्योंकि पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आ जाएगा इक्वल। जितना ये चार्ज है ये उतना पोलराइज कर लेगा, तो ये खुद की एक ऑपोजिट फील्ड बना लेगा अपने अंदर, जिस वजह से हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल स्लैब इक्वल टू 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि जितनी बाहर है उतनी इसने खुद भी बना ली अंदर। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बचेगी, सिर्फ उस स्पेस में जहां पर स्लैब नहीं है, सिर्फ इस एरिया में और इस एरिया में हमारे पास फील्ड बचेगी, सिर्फ इस एरिया में और इस एरिया में हमारे पास फील्ड बचेगी। ठीक है, तो बच्चों वो फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी पिछली में किया था हमने, कैसे आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, क्योंकि दोनों फील्ड्स एक तरफ है। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू E इंटू D। ये कहां से आया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन इज इक्वल टू E। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो क्या है D माइनस T, क्योंकि इस एरिया में तो है ही नहीं, तो कितना बचा D माइनस T। क्लियर है। तो अब कैपेसिटी क्या होगी, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T।
इसको क्या लिख देंगे, सिग्मा को लिख दूंगा मैं Q अपॉन A, D माइनस टी, तो Q से Q कैंसिल, तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, दैट्स इट। तो ये है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर के बीच में हमने कोई मेटल स्लैब डाल दी, कंडक्टिंग स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस T है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी। अब इसी तरह अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, देखो अब अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देता हूं, बच्चों ये नोट्स ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। देखो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी भी नेगेटिव सिग्मा है, ठीक है जी। अब डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, फील्ड को रिड्यूस कर देता है। बाहर तो बहुत सारी फील्ड है, बट डाइलेक्ट्रिक के कारण जो फील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये खुद की फील्ड इतनी ज्यादा बना नहीं सकता जितनी कंडक्टिंग स्लैब बना सकता था, ये थोड़ी कम बनाएगा। तो ये डिस्टेंस है T और पूरा डिस्टेंस है D। अब बच्चों इन थिकनेस T, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू जितनी एयर में होगी डिवाइड बाय K। K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, जिसे हम लिख सकते हैं K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और बाहर एयर में कितनी फील्ड है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों मीडियम में जो फील्ड है वो किस डिस्टेंस तक फैली हुई है, T डिस्टेंस तक, सिर्फ यहीं पे है ना। और ये एयर वाली कहां तक फैली हुई है, बचे हुए स्पेस में, D में से T हटा दो, उस स्पेस में तो यही फील्ड है ना, एयर वाली। तो अब फिर से वही डेल्टा V बाय डेल्टा R इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा R। तो बच्चों टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, एयर वाली फील्ड इंटू एयर का डिस्टेंस, मीडियम वाली फील्ड इंटू मीडियम का डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट T। क्लियर। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस से हम कैपेसिटी निकाल लेंगे, मैं यहां निकाल देता हूं। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V। क्लियर है। अब एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो अब आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं, D माइनस टी प्लस T बाय K। ठीक है बच्चों, यहां मैंने इस पूरी वैल्यू को पुट कर दिया। तो अब सिग्मा की वैल्यू डाल देते हैं, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाय K। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस Q से Q कैंसिल, तो ये आ गया A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाय K। तो एक कैपेसिटर जिसमें कि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है हमने, जिसका कांस्टेंट है K, तो उसकी अब कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी। ये आपके सामने डेरिवेशन है, अगर एक्सप्रेशन आता है तो तुमने
ऐसे करना है। क्लियर है? अब बच्चों नेक्स्ट है कि कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इसके अंदर हमने कंडक्टिंग प्लेट डाल दी, और यहाँ पर भी ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं बट यहाँ हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया के। अब अगर मैं कंप्लीट फिल कर दूं इसको, तो अगर थिकनेस ऑफ द प्लेट डी के इक्वल हो गई, ये स्लैब हमने पूरी फिल कर दी इस प्लेट्स में, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी, क्योंकि यहां मैं टी की जगह क्या डाल दूंगा? डी। तो सी क्या आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी। तो बेस में जीरो, इसका मतलब कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। इस केस में कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स में हमने डाइलेक्ट्रिक पूरा भर दिया, पूरी प्लेट्स में भर दिया, इसका मतलब थिकनेस कितनी कर दी? डी। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी प्लस डी बाय के। तो वो आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट, डी से डी कट, डी ये घूम के ऊपर। तो देख सकते हो ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट डी। तो ये कैपेसिटी कब होती है? जब कैपेसिटर में सिर्फ एयर हो, खाली कैपेसिटर। तो अगर हम किसी कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इसके अंदर मैं पूरा डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं, तो अब जो कैपेसिटी हो जाएगी वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? कैपेसिटी इंक्रीजेज के टाइम्स। ध्यान रखना इस चीज को। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम रिवाइज कर लेते हैं कॉम्बिनेशंस, सीरीज एंड पैरेलल। जब हम कैपेसिटर्स को, सपोज ये 3 कैपेसिटर्स हैं, हमने सीरीज में लगा दिया एक बैटरी के साथ, तो ये बैटरी V वोल्ट की है, कैपेसिटेंस है C2 C3। ठीक है? इस केस में जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा, उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा। ठीक है? तो सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। तो हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। बट जो पोटेंशियल होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगर इसकी जगह मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूं और उसको भी इस बैटरी के साथ लगाते हैं, तो ये होगा C सीरीज। तो इसके ऊपर भी Q चार्ज होगा। अगर ये अकेला इन तीनों को रिप्लेस कर रहा है तो ये अकेला इतना ही चार्ज उठा लेगा। तो इसका पोटेंशियल V है, मैं यहां पर रिप्लेस करता हूं, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV। तो भाई V क्या होगा? Q बाय C लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं। Q बाय C इज इक्वल टू Q1 बाय C1, Q2 बाय C2, Q3 बाय C3। सब पे चार्ज सेम है ना? तो Q Q Q Q कट, तो लास्ट में आंसर क्या आएगा? 1/C इज 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो जब कैपेसिटर्स पैरेलल में हों तो उनकी नेट कैपेसिटी कैसे निकलती है? ऐसे। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल। सीरीज में हो तो ऐसे निकलती है, पैरेलल में देखो
सपोज हमने ये 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में ले लिए और साथ में हमने कनेक्ट कर दी एक बैटरी। अब इनको इनकी जगह मुझे एक कैपेसिटर लेके आना है जो वही काम करे जो ये तीनों कर रहे हैं, कि इसको भी जब वोल्टेज V के साथ लगाऊं तो ये भी Q चार्ज उठाए। तो ये कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3, ये सब लिख देना भाई। यहां से जब चार्ज चलेगा तो कुछ चार्ज, अब ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल से काम करते हैं। अब ये पोटेंशियल जो चला यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यही पोटेंशियल इसके पास होगा, यही पोटेंशियल इसके पास होगा, यही पोटेंशियल इसके पास होगा। तीनों पैरेलल में है बट तीनों का चार्ज डिफरेंट होगा। जितनी जिसकी कैपेसिटी वो उतना चार्ज उठा लेगा। तो यहां हम कहां से स्टार्ट करेंगे कि टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल चार्जेस। बट भाई चार्ज तो CV होता है, तो इक्वेशन में डाल देते हैं C1, सॉरी ये तो इसका है ना टोटल चार्ज, तो CV इज इक्वल टू C1V1, C2V2, C3V3। पोटेंशियल सबका सेम है तो हम लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू C1V, C2V, C3V। जैसे यहां सबका चार्ज सेम था, यहां ये देखो यहां सबका पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल्स कैंसिल हो जाएंगे, तो कैपेसिटी क्या आ जाएगी C1, C2, C3। लो जी बच्चों, तो पैरेलल में कैपेसिटी जस्ट ऐड हो जाती है। क्लियर है? सीरीज एंड पैरेलल। लो जी, अब बच्चों नेक्स्ट हम स्टडी करने लगे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्लेट्स। अब ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तो भाई इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस, एक सेकेंड बच्चों, तो बच्चों अब हम समझते हैं पोटेंशियल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स। जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, सपोज अभी ये स्विच ओपन है, तो इसका चार्ज कितना है, एट t इज इक्वल टू 0 चार्ज बिटवीन प्लेट्स इज 0, बट आफ्टर सम टाइम और लॉन्ग टाइम चार्ज विल बी इक्वल टू Q। ये पूरा चार्ज हो जाएगा जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्लियर है? नाउ लेट एट एनी instant of time charge on the plates is Q। सपोज किसी टाइम पे इसमें जो चार्ज है प्लेट्स में वो Q है, तो इस टाइम पे प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटी। अब अगर हम फर्दर चार्ज देना चाहते हैं, फर्दर ट्रांसफर dq चार्ज, तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, सपोज dw, हमें चार्ज देना है ना, इसको पहले से ही चार्ज है, सपोज ये पहले से ही चार्ज है। अब मुझे अगर इसको और चार्ज देना है तो ये चार्ज जो ऑलरेडी है वो रिपेल करेगा इसको, तो मुझे इलेक्ट्रिक वर्क करना कितना करना पड़ेगा, वर्क डन क्या होता है, जितना चार्ज देना है जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे देना है। क्लियर है? तो दैट स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू dq q बाय c। अब हमें टोटल वर्क निकालना है,
टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम 0 टू Q, पूरा का पूरा चार्ज करना है मुझे इसको। तो टोटल वर्क क्या होगा, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, 0 टू Q बाई सी डी क्यू। इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। यहां से 1/c तो बाहर आ जाएगा, Q की इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 1/c Q² 2। लिमिट्स डाल देते हैं 0 से Q, तो दिस इज 1/2c Q² -0। तो जो हमने वर्क किया, दैट वर्क विल बी इक्वल टू हाफ Q²/c। और बच्चों यही वर्क एनर्जी बन के प्लेट्स के बीच में स्टोर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल टू वर्क। तो भाई एनर्जी कितनी होगी, हाफ Q²/c। तो ये है पूरा एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का की अगर डेरिवेशन आएगी। अब बच्चों इसी Q² को हम चेंज कर सकते हैं, हाफ Q इज इक्वल टू CV² c, या फिर C की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसी में, हाफ Q²/c इज Q/V। तो यहां से रिलेशन आ जाएगा हाफ QV, और यहां से रिलेशन आ जाएगा हाफ CV²। तो बच्चों एक एनर्जी है हाफ Q²/c, दूसरा एक्सप्रेशन है हाफ QV, और तीसरा एक्सप्रेशन है हाफ CV²। क्लियर है? देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल व्हेन टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स जॉइन टुगेदर। अब बच्चों अगर मैं एक कैपेसिटर को चार्ज कर दूंगा अलग बैटरी से, दूसरे कैपेसिटर को अलग बैटरी से चार्ज किया, फिर मैंने बैटरीज को कर दिया डिस्कनेक्ट और इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो अब हमें पता है कि चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। कब तक फ्लो करता है, टिल बोथ एक्वायर सेम पोटेंशियल। तो अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है, सपोज मैं मान लेता हूं V1 इज ग्रेटर देन V2, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में, तो चार्ज C1 से फ्लो करता हुआ C2 पे जाएगा, ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। कितना हो जाए, V और V। क्लियर है? तो अब बच्चों इस प्रोसेस में जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड रहता है। तो तुम क्या लिख सकते हो, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। जो शुरू में इन दोनों का चार्ज था वही इन दोनों का मिला के होगा। क्लियर है? अब इसका चार्ज कितना है Q1, उसका कितना है Q2, इस कॉम्बिनेशन का चार्ज कितना होगा Q। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q क्या होता है, C1V1, इसका चार्ज कितना होगा C2V2, इसका चार्ज कितना होगा, सिस्टम का कैपेसिटी इनटू सिस्टम का पोटेंशियल। तो C1V1 C2V2। अब बच्चों ये जो सिस्टम है ये पैरेलल में है, और पैरेलल में नेट कैपेसिटी क्या आएगी, C1 + C2 साथ में V। तो भाई कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, C1V1
C2V2 upon C1 plus C2. तो दिस इज कॉमन पोटेंशियल ऑफ दीज टू कैपेसिटर्स। इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा ये क्लियर है। इसमें C1 क्या है, पहले वाले का कैपेसिटर, C2 दूसरे का कैपेसिटर, V1 पहले की वोल्टेज, दूसरे की V2। यहां से तुम नेट पोटेंशियल निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर हम ये पूछें कि फाइनल चार्ज निकालो दोनों के ऊपर, तो भाई इसका चार्ज अब फाइनल कितना होगा, Q1 डैश दैट विल बी इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V। क्लियर है। तो हम लॉस ऑफ चार्ज, इसने कितना चार्ज ट्रांसफर किया वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए, अब इस प्रोसेस में जब ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो इस प्रोसेस में देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज। जब चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस होता है। तो आप देखते हैं कि वो एनर्जी लॉस क्या है। देखो जी, एनर्जी लॉस क्या होगा, एनर्जी लॉस चेंज इन एनर्जी, तो दैट विल बी इक्वल टू U1 माइनस U2। लॉस है ना, तो इनिशियल मैंने ज्यादा लिया है, फाइनल की एनर्जी मैंने कम ली है। तो ये भी एक्सप्रेशन इतनी जल्दी हो जाएगा। देखो, तो अगर एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी पूछें, तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट इनिशियल और फाइनल एनर्जीज को माइनस कर देना है। इनिशियली ये दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों इकट्ठे हैं ना, तो इनिशियल एनर्जी क्या आएगी, हाफ C1V1 स्क्वेयर हाफ C2V2 स्क्वेयर। ये तो है भाई इनिशियल, इन दोनों की मिला के। फाइनल क्या है, इस अकेले की, ठीक है। तो दैट विल बी हाफ, सिस्टम की कैपेसिटी C1 प्लस C2 है ना, सिस्टम का पोटेंशियल होल स्क्वायर, खत्म। इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाफ C1V1 स्क्वेयर हाफ C2V2 स्क्वेयर माइनस हाफ C1C2। अब कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ये है ना, पुट कर दो, C1V1 C2V2 होल डिवाइड बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वेयर। लो जी, देख लो, मैंने जस्ट V की वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब तुम ओपन करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 होल डिवाइड बाय C1 प्लस C2, यहां पर होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करोगे तो तुम्हारे पास ये सिस्टम आएगा। तो ये है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो ये भी डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आ सकता है। क्लियर है ये भी। चलो नेक्स्ट करते हैं।